बात 2029 की भी होगी, बात यूपी चुनाव की भी होगी, बात दिल्ली की भी होगी। 2014 मोदी और अमित शाह के आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक जो जातियों का एक केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त बनी हुई थी, जो मंडल कमीशन से निकली थी, और काशीराम के जमाने में उसको बड़ा परवान चढ़ाया गया था। फर्क इतना है कि काशीराम के जमाने में ये जो जातियों का समीकरण था वो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अमित शाह ने उसी का इस्तेमाल किया, उस पर धर्म का तड़का दिया और वो ज्यादा कामयाब, ज्यादा स्वादिष्ट, ज्यादा टेस्टी हो। निषाद है, कुर्मी है, बिंद है, कश्यप है, कहार है, कुम्हार है, नाई है, कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त न हो। उत्तर प्रदेश में योगी है तो हठ ही होंगे। वो हठ दिल्ली को अच्छा नहीं लगता। सब कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में शीत युद्ध चल रहा है, क्योंकि दिल्ली कुछ चाहता है, बाबा कुछ चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ न तो कल्याण सिंह, न उमा भारती हैं, न राम प्रकाश गुप्ता हैं कि उनको आप उठाइए और किनारे कर दिए। योगी आदित्यनाथ करेला है जो नीम पर चढ़, कुछ तो है जो पक रहा है, जो हमको आपको दिखाई दे रहा है लेकिन सामने नहीं आ रहा। फ्यूचर की आइडियोलॉजी आपको क्या लगती है, क्या होने वाली है उत्तर प्रदेश में? राहुल गांधी इस वक्त बहुत ज्यादा मुखर हैं, आगे हैं। राहुल अकेले आदमी थे जो अखिलेश के साथ थे, प्रियंका पहले भी नहीं थी। अब राहुल गांधी भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ प्रियंका है। देश की जितनी वो पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो जिंदा है तो मुसलमानों की वजह से जिंदा है, वरना वो नेता विपक्ष भी न हो पाते। हिंदुस्तान का मुसलमान बीजेपी के साथ है? नहीं, मुझे तो कोई एक मुसलमान नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूँ, लेकिन अगर मैं वोट देकर बाहर निकल के कह दूं मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो बिना कहे मेरा सामाजिक बहिष्कार होगा। तो सियासत एक अजब दुनिया है, अजब खेल है। वहां का अल्टीमेट जो गोल है वो है वोट। वोट मिले भी और वोट खराब भी ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपने साथ लाकर, बुलाकर, मंच पर बिठाकर, नारे लगवाकर अपना वोट खराब नहीं करना चाहेगी, इसलिए मुस्लिम उनके साथ नहीं। मेरा अपना मानना है कि वो किसी दुर्गा पूजा की मूर्ति पर पत्थर नहीं मारेगा, लेकिन शरारती तत्व मंदिर में अगर मांस मिलेगा तो मांस नहीं होगा, अगर होगा तो मुसलमान नहीं रखेगा। नोएडा में मुसलमानों को घर नहीं मिलता किराए का, मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया है। मेरी बेटी नोएडा में रहती है, मुझे घर चाहिए था उसके लिए, वो बहुत दौड़ी और आखिर में नाम जब आता था तो उसको घर नहीं मिलते थे। दिस इज नॉट गुड फॉर आवर नेशन। क्या योगी आदित्यनाथ ने इतने सालों में एक अपनी अलग आइडेंटिटी बना दी है अपार्ट फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी? योगी आदित्यनाथ के इस फेस पे पिछले 4-5 सालों में बाकायदा पेंट मारने की कोशिश की गई है, ये कह के कि क्षत्रिय हैं। मोदी चेहरा जरूर है लेकिन मैनेजर अमित शाह है। तो योगी आदित्यनाथ के पास कोई अमित शाह नहीं है। बहुमत आने के बाद आप योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा सकते। अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ आपको बदला हुआ दिखाई देगा। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बात भारत की सियासत पर होगी, जो उस मोड़ पर खड़ी है जिसने एक बार फिर से ये चेता दिया है बंगाल चुनाव के जरिए कि ग्रास रूट जो स्ट्रेटजी होती है वो कितने मायने रखती है, और जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं ढहते हुए इस चुनाव के दौरान नजर आए। लेकिन अब इन चुनावों के जरिए क्या 2029 का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा? और सबसे बड़ा रण क्षेत्र उत्तर प्रदेश को माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीट तय करती है कि दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठेगा। तो उत्तर प्रदेश का ये चुनाव क्या कुछ अलग होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि जातीय समीकरण काफ़ी ज़्यादा उसको तवज्जो भी दिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी रहते हैं। लेकिन जो बंगाल चुनाव ने एक नरेटिव का मैसेज दिया है, तो क्या नरेटिव यूपी में भी काम करेगा? और उससे भी बड़ी बात जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस ऑपोजिशन का ये पूरा मुकाबला होगा। बात 2029 की भी होगी, बात यूपी चुनाव की भी होगी, बात दिल्ली की भी होगी, क्योंकि दिल्ली की सियासत भी उतनी ही मायने रखती है जितनी बाकी राज्यों की। और मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट सैयद कासिम जी, जिन्होंने पॉलिटिकल में लंबा चौड़ा आपका करियर रहा है और आपने बड़ी नज़दीक से तमाम चुनावों को भी देखा है और मंत्रियों को, नेताओं को भी देखा है और समीकरण बदलते भी देखा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ बंगाल चुनाव से। हम अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं
2029 की तरफ। क्या बंगाल चुनाव से 2029 का रोड मैप तैयार किया जाएगा? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तमन्ना जी। सबसे पहले हाँ, मुझे लखनऊ से यहाँ बुलाने के लिए। बंगाल को उत्तर प्रदेश से मिलाया नहीं जा सकता। बंगाल का सब कुछ अलग है, जाति वहाँ है नहीं। बंगाल में आज तक कोई नॉन ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोधी, वैश्य, यादव, एससी, तो ये यूपी और बंगाल के जाति, क्योंकि वहाँ जात है नहीं, यूपी में जाति है। लेकिन एक चीज़ और है कि आफ्टर 2014 मोदी और अमित शाह के आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक जो जातियों का एक केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी, जो मंडल कमीशन से निकली थी, और काशीराम के ज़माने में उसको बड़ा परवान चढ़ाया गया था। जिन जातियों को कभी प्रधानी नहीं मिलती थी, उन जात के लोग जो थे वो लोकसभा में थे, विधान परिषद में थे, विधानसभा में थे। जैसे नाई बिरादरी का कभी कोई विधायक नहीं होता था, कोई मंत्री नहीं होता था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दो नाई आ गए, एक हीरा ठाकुर आ गए एमएलसी होकर, और एक क्या कहते हैं रामचंद्र प्रधान आ गए। आज वो दोनों के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। उसके अलावा आप देखिए कश्यप का नाम भी लोगों ने सुना था कि कश्यप भी कोई जात होती है। कश्यप बिरादरी के एमएलसी भी हुए, मंत्री भी हुए, राज्यसभा भी गए, लेकिन आज वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में। 2014 से पहले जब अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन के आए तो उन्होंने इसी फार्मूले को देखा, इसी को चेक किया, इसी को पकड़ा। बस फर्क इतना है कि काशीराम के ज़माने में ये जो जातियों का समीकरण था वो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता था। अमित शाह ने उसी का इस्तेमाल किया, उस पर धर्म का तड़का दिया, और वो ज़्यादा कामयाब, ज़्यादा स्वादिष्ट, ज़्यादा टेस्टी हो गया। तो ये धर्म का तड़का जो है ये यहाँ पर क्यों नहीं चला बंगाल में? बंगाल में है नहीं जाति। बंगाल में आप देख लीजिए कि जितने चीफ मिनिस्टर हुए हैं आज तक नॉन ब्राह्मण नहीं हुआ है। तो जिसके मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी जाति उसके पीछे लामबंद हो जाती है। जैसे मायावती हैं, जब तक मायावती नहीं आई थी ये वोट पूरे का पूरा कांग्रेस का था। आफ्टर काशीराम मेरा 93 के बाद मायावती 4 बार मुख्यमंत्री हो गई उत्तर प्रदेश की। आज मरती भी बहुजन समाज पार्टी लगभग 13.5% विधानसभा में और 10.5% लोकसभा में खड़ी हुई। तो चूंकि जाति का एक गौरव बनता है, प्राइड बनता है। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री हुए उससे पहले रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चुके थे 1977 में। रामनरेश यादव को इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए तो उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश का समीकरण बदल गया। बिहार में आप देखिए लालू यादव के बाद समीकरण बदल गया, और पूरे प्रदेश के अन्य राज्यों में आप हरियाणा में देखिए आज कांग्रेस अगर नहीं है तो ड्यूटी यादव, भारतीय जनता पार्टी को राव वीरेंद्र सिंह का जो पूरा एक हिस्सा है हरियाणा का, लगभग 17 विधायकों का, वो भारतीय जनता पार्टी में गए, और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, जबकि सब ये कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस आ जाएगी। उत्तर प्रदेश का अभी भी जाति वहाँ है, लेकिन साथ में ये भी देखना जरूरी है कि उस जाति में भारतीय जनता पार्टी ने जो नए नेता पैदा किए या दूसरी पार्टियों से आयात करके लाए, जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, पल्लवी पटेल हैं, केशव मौर्य इनकी अपनी पार्टी के हैं, दूसरे दारा सिंह चौहान छोड़ के गए थे फिर वापस बुला लिया, फागू चौहान को राज्यपाल बना के रखा है। तो इस तरह से जातियों, जितनी भी जातियाँ हैं, निषाद है, कुर्मी है, बिंद है, कश्यप है, कहार है, कुम्हार है, नाई है, कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त न हो, वो वाली जो काशीराम के ज़माने में बहुजन समाज पार्टी में थी। तो इसे हिंदुत्व के तौर पे मैं नहीं देखता हूँ। मैं अपने 40 साल के तजुर्बे पे ये कह सकता हूँ कि ये जो है, ये जातीय संतुलन को बहुत अच्छी तरह से साधा है अमित शाह ने, उस पर हिंदुत्व का तड़का भी है। यानी कि सोशल इंजीनियरिंग उसको आरएसएस के ज़माने में सामाजिक समरसता कहते हैं। उनके यहाँ हर चीज़ का एक अलग फ्लेवर देने की कोशिश की जाती है। फ्लेवर देने, तो उसको ये कहते हैं सामाजिक समरसता। तो संघ की सामाजिक समरसता विपक्ष की सामाजिक न्याय पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लोकसभा में इसका नुकसान हुआ है, विपक्ष इकट्ठा हुआ और लोकसभा में उन्होंने जातियों का अच्छा टिकट बांटा और उसका फायदा उन्होंने उठाया। इसमें हम आगे बात करेंगे कि लोकसभा और विधानसभा में बड़ा फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बंगाल में जैसे कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है, वैसे तो लगता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं भी आपको लग रहा है कि ऐसा देखने को मिल सकता है? और दूसरी बात ये कि अमित शाह की आपने बात की, बड़ी बार सुनने में आया था कि दोनों में भी टस्सल चल रही है, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के। अभी तो नहीं, लेकिन बहुत दिन से चल रही है। अब मैं आपको बताऊँ, मेरा 4 साल पुराना एक वीडियो है। अच्छा। उसे अगर आप देखेंगी तो आपने 4 साल पहले ये कहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ एक जो उनका, उसको कहते हैं ना हठ, तो योगी है तो हठ ही होंगे। वो हठ दिल्ली को अच्छा नहीं लगता।
अच्छा। दिल्ली को वो हट पसंद नहीं आता कि कार्यशैली बहुत अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, वो तमाम चीज़ें अच्छी है, लेकिन दिल्ली ने AK शर्मा को भेजा, आपको याद होगा, यूपी पहुंचे वो। हाँ। पहले तो उनको MLC नहीं बनाया, उन्होंने बीजेपी ने संगठन में उनको 30वें नंबर पर उपाध्यक्ष रखा, नहीं किया रखा उन्होंने। फिर MLC बनाया तो मंत्री नहीं बनाया। फिर अगली बार जब योगी आए हैं 2022 में, तब वो मंत्री बनाए गए। तो योगी हठी हैं, और उस हट में दिल्ली को हट पसंद नहीं है। अमित ये सब कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान नहीं है कि उनको आप दिल्ली बुला लीजिएगा तो चले जाएंगे। अच्छा। फिर वो बनते हैं तो भी बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम जैसे छोटे जर्नलिस्ट जान सकते हैं, तो गुजरात की पूरी एक जो लॉबी है जिसको अमित शाह हेड करते हैं, क्या उसे नहीं पता है? अब देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, विभाग नहीं बढ़ पाए, क्योंकि दिल्ली कुछ चाहता है, बाबा कुछ चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी उसका कोई विकल्प नहीं है। योगी आदित्यनाथ अभी अगर आप देखें तो हारते हुए कहीं से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अब दिल्ली की अगर मर्जी नहीं होगी तो कुर्सी तो उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ न तो कल्याण सिंह है, न उमा भारती है, न राम प्रकाश गुप्ता है कि उनको आप उठाइए और किनारे कर दिए। योगी आदित्यनाथ करेला हैं जो नीम पर चढ़े। एक तो बाबा हैं, उनकी एक बहुत बड़ी हिंदू उसकी छवि है, और दूसरे क्षत्रिय हैं। जाति उत्तर प्रदेश में बड़ी चीज़ है तमन्ना जी, और क्षत्रिय अभी देखिए ना, लोकसभा में आप संगीत सोम से शुरू होता है क्षत्रियों का विरोध, रघुराज प्रताप सिंह मिर्जापुर और प्रतापगढ़ तक जाता है। नतीजा क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी 36 सीटें हार जाती है, समाजवादी पार्टी से हारी तो ज़्यादा, सपा से 36 सीटें हार जाती है। तो कुछ तो है जो पक रहा है, जो हमको आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। आपको तो पता होगा क्या पक रहा है। यही है कि वो दिल्ली चाहता है कि कम से कम अब आप नियुक्ति, गृह हिस्सा के विभाग छोड़िए, आपके ऊपर बड़ा दबाव है, और उनका ये मानना है कि अगर हमने ये छोड़ दिया तो हमारे पास बचेगा क्या। और फिर ये भी है ना कि ट्रायल कर रहा है दिल्ली, हमको दबा रहा है, हमसे गृह मंत्रालय लेना चाहता है, हमसे आपके नियुक्ति विभाग लेना चाहता है। तो किसी मुख्यमंत्री ने तो आज तक गृह और नियुक्ति छोड़ा नहीं, तो योगी आदित्यनाथ कैसे छोड़ देंगे? फ्यूचर की आइडियोलॉजी आपको क्या लगती है, क्या होने वाली है उत्तर प्रदेश में? देखिए, फ्यूचर पॉलिटिक्स अभी BSP कुछ दिखाई नहीं दे रही, BSP नहीं दिखाई दे रही। लेकिन कांग्रेस का जो हम बंगाल देखें, तमिलनाडु देखें, अभी केरल देखें, ये देख के लगता है कि कांग्रेस जो है वो कुछ तड़प रही है, वो साथ में रुकना नहीं चाहती। जितना राहुल गांधी ने विरोध ममता बनर्जी का किया है, जिस तरह की तकरीरें राहुल गांधी ने की हैं, ऐसी तकरीरें कि जिसे बीजेपी ने अपने पेज पे लगाया है, बीजेपी की पेज पर राहुल गांधी की तकरीर लगाई जा रही ममता के खिलाफ, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने फायर रहे होंगे राहुल। तो इंडिया अलायंस की पार्टनर थी, अखिलेश यादव की दोस्त थी, सबसे करीबी टीम जो अखिलेश की है उसमें ममता बनर्जी, KCR, अरविंद केजरीवाल ये पाए जाते थे। उनको उन्होंने अटैक किया और खूब जम के उनके खिलाफ लड़े। फिर आगे आइए, जब ये तमिलनाडु पहुंचे तो तमिलनाडु में उन्होंने घंटों नहीं लगाए हैं अपने 40 साल 35 साल के साथी को छोड़ने में, DMK को। उसके बाद केरल देखिए, उनकी नाक के बाल, उनके चहेते दुलारे, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो राहुल गांधी अब थोड़ा सा उनके अंदर यह बदलाव आ गया है कि अब वो तरस नहीं खा रहे हैं। पहले राहुल गांधी तरस खाते थे, तो राहुल गांधी अगर तरस नहीं खाते हैं तो उत्तर प्रदेश में टीम प्रियंका, इमरान मसूद, उसके अलावा तमाम दूसरे लोग जो हैं वो पहले ही अखिलेश यादव के ऊपर खफा हैं, नाराज हैं, उनके खिलाफ बयान देते हैं। सिर्फ राहुल ऐसे थे जो अखिलेश के साथ खड़े होते थे। लेकिन प्रियंका जिस तरह से आई थी यूपी के चुनाव में, जिस तरह से उन्होंने एंट्री करी थी, आपको लगता है कि अब चुनाव में उनका वो वाला वर्चस्व रहेगा, या थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ढीला हुआ है? देखिए तमन्ना जी, जब आपके पास संगठन नहीं होता, हाँ, आपके पास लोग नहीं होते हैं, आप जितनी भी फायर हों, हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रियंका गांधी लड़ने आ सकती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे सकती हैं, पीछे कौन खड़ा होगा? आज की तारीख में अपोजिशन की जो भी ताकत है वो मुसलमान है। 21 MLA कांग्रेस के जीतते हैं आसाम और बंगाल मिला के, जिसमें 20 मुसलमान होते हैं। कहाँ खड़ी है कांग्रेस? ये अगर आती हैं प्रियंका गांधी, तो अगर उनके पीछे मुसलमान दौड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी प्रियंका गांधी को मुल्ले लेके दौड़ रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं दौड़ता है तो पीछे भीड़ नहीं है, क्या करेंगी वो? उसी को जिंदा करने के लिए राहुल गांधी ये प्लान कर रहे हैं कि 29 से पहले हम इतना कर लें इन राज्यों में कि कम से कम हमारे पास हर विधानसभा में 100, 200, 500 लोग तो हो जाएं जो हमारे हों। या हम जो डिपेंडेंसी हमारी है वो खत्म होनी चाहिए। ये टीम राहुल से जब मतलब टीम प्रियंका से या कांग्रेस के लोगों से इंटरनल से जब बात की जाती है तो वो ये बात बताते हैं कि 29 से पहले हमको किसी की ज़रूरत नहीं है।
अब सबको हमारी जरूरत है। तो ऐसे में क्यों ना हम अपने संगठन को खड़ा करें, क्यों ना हम मजबूत हों, जैसे उन्होंने बंगाल में किया वही वो यूपी में करने जा रहे हो। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश का सारा सब कुछ निज़ाम ही बदल जाएगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जो बात आज हम लोग कर रहे हैं उसकी बिल्कुल उलट हो जाएगी। कांग्रेस का सबसे वीक पॉइंट ही उनका संगठन रहा है। संगठन के बीच में जिस तरह की तल्खियां रहती हैं वो किसी से छिपी नहीं है, और बीजेपी की यही अच्छी बात है कि अगर तल्खी भी हो तो वो सामने आने नहीं देते। तो लगता है कि संगठन मजबूत हो पाएगा और इतनी जल्दी। और उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि अभी कई सालों तक सोचना ही गलत है। जब आप 80 सीटों में 6 सीटें और 8 सीटें इलेक्शन लड़िएगा पार्लियामेंट की, कहाँ से संगठन आपका ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। जब 403 में आप 55, 60, 100 सीटों पे आपको इलेक्शन लड़ने को कहा जाएगा, हाँ। तो कहाँ से संगठन मजबूत हो जाएगा? यही चाहते हैं वो कि हम कम से कम 403 सीटों पे जाएं, अपने कैंडिडेट लड़ाएं। 4 राज्यों में सरकार है, फंड कहीं जगह आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो लोगों को पहुंच ही जाएगा। जो चुनाव में मेहनत करता है किसी कैंडिडेट के साथ तो फिर रुकता है, वो टिकता है। दूसरी पार्टी का जिंदाबाद करवाने के बाद आप सोचते हैं कि वो हमारी पार्टी फिर मजबूत हो जाए, तो कैसे हो सकती है? यही एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर राहुल गांधी इस वक्त बहुत ज्यादा मुखर हैं, आगे हैं। और इनकी दोनों की, राहुल अकेले आदमी थे जो अखिलेश के साथ थे, प्रियंका पहले भी नहीं थी। अब राहुल गांधी भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ प्रियंका है। तो ऐसे में तमन्ना जी, अगर आज हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव का अपर हैंड है सारी विपक्षी पार्टियों के मुकाबले में, बाबा के सामने अकेला चेहरा है। लेकिन ये तभी तक है जब तक राहुल गांधी से उनका साथ है, क्योंकि मुसलमान 20% उत्तर प्रदेश का है और 20% मुसलमानों के दम पे मैं तो अब ये कहता हूँ कि देश की जितनी वो पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है वो जिंदा है, तो मुसलमानों की वजह से जिंदा है, वरना वो नेता विपक्ष भी ना हो पाते। तो मुसलमान आपको नेता विपक्ष तो बना सकता है, सरकार में नहीं ला सकता, ये वो लोग जानते हैं। इसलिए वो मुसलमान को छोड़कर कोई नया रास्ता तलाश करना चाहते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व लाते हैं। और हिंदुत्व हो या ओबीसी का आपका मंडल कमीशन हो, इसमें सॉफ्ट हार्ड कुछ नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। हिंदुत्व मतलब जो भाजपा का है वही हिंदुत्व है, अगर वो नहीं है तो भी हिंदुत्व नहीं है। जिस तरह से मनुवाद का विरोध ही मंडल कमीशन की पहचान है, तो जो मनुवाद को अटैक करेगा वही मंडल कमीशन का आदमी माना जाएगा, मंडल वाला माना जाएगा, जाति का समर्थक माना जाएगा। और जो बीच में आएगा तो फिर वो बाहर हो जाएगा। आप देखिए तमिलनाडु में किस तरह से वो लोग राजनीति करते हैं। उनके लिए पेरियार हैं तो हैं, बिल्कुल, उनको छोड़ के कोई नहीं चलता वहाँ। इसीलिए सारी पार्टियां उन्हीं के आसपास घूमती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ये भी चाहते हैं इधर भी हम हो, इधर भी हम हो। यही नाकामी की वजह है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेट है, एक पिच है, सीधी बात है। पहले वो जो बंद कमरों में होती थी, अब वो बाकायदा मंच से होती है और लोगों को पसंद भी आ रही और है। लोगों को वही पसंद आती है। वही ऐसा एक मुद्दा है जो दूसरे मुद्दों को भुलवा सकता है। पेट्रोल महंगा होगा, आदमी को 2 दिन में भूल जाएगा जैसे ही उससे बताया जाएगा कि मूल्य टाइट है। फिर से मैं बंगाल की तरफ चलती हूँ, क्योंकि मुस्लिम वोट भी ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली बीजेपी की तरफ गया, इसीलिए बीजेपी की जीत भी हुई। हिंदुस्तान का मुसलमान बीजेपी के साथ है? नहीं, दिल्ली सरकार के साथ है, बीजेपी पार्टी के साथ नहीं। मुझे नहीं लगता कि एक भी मुसलमान, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो उनके साथ नहीं, उनके परिवार के लोग उनके साथ नहीं, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में झंडे लगे हुए हैं वो उनके साथ नहीं, उनके घर के लोग उनके साथ नहीं। पड़ोस की तो बात जाने दीजिए। मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ आपके सामने कि मुझे तो कोई एक मुसलमान नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूँ, लेकिन अगर मैं वोट देकर बाहर निकल के कह दूं मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो बिना कहे मेरा सामाजिक बहिष्कार होगा, सोशल बाइकाट मेरा होगा। कहेंगे नहीं, जानबूझ लोग अवॉइड करने लगे, अरे छोड़िए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। और बीजेपी यही चाहती थी, अगर मुसलमान अपने छतों पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा दें और पूरे मुस्लिम बस्तियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे से लहराने लगें, क्या होगा? हर एक्शन का रिएक्शन। मुसलमान झंडा लगाएगा तो हिंदू का ये क्या हुआ, ये तो मुल्लों की पार्टी हो गई। तो ये एक ऐसी जगह पे वो खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, और उसको इसने जितना फायदा मिला है। 91 में राम मंदिर का वो गर्म आंदोलन था, आपने उसे खूब पढ़ा भी होगा, उसकी खबरें भी आपने तब आप आ चुकी होंगी, आज तो आज के लोग नहीं जानते हैं। उस गर्म जो माहौल था उसमें भारतीय जनता पार्टी वो हासिल नहीं किया जो आज कर लिया, जबकि सबका साथ सबका विकास का नारा भी है। और मामूली फायदा नहीं मिला मुसलमानों को हिंदुस्तान के, मामूली नहीं, बहुत फायदा मिला, बहुत फायदा मिला। एक बार एक चैनल पे मुझसे पूछा गया कि मेरे एक दोस्त हैं, एंकर कहने लगे कि साहब मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि सब महंगा हो गया है, जीएसटी ने परेशान कर रखा है, इनकम टैक्स ने परेशान कर रखा है। तो मैंने कहा भाई लाए तो आप ही थे। कहना हाँ वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मूल्य टाइट हैं। तो कासिम साहब ये बताइए क्या मूल्य सचमुच टाइट हैं? तो मैं मुस्कुराया। मैंने देखिए मैं आपको 10 वैलिड पॉइंट बता सकता हूँ कि मुसलमानों का इस सरकार में बड़ा फायदा हुआ है मूल्य मजे में। 5 बताऊंगा आपको, 5 नहीं बताऊंगा। तो मैंने कुछ बताया। मैंने कहा देखिए 14 में मोदी आए हैं, 15 में यूपीएससी का रिजल्ट आया तो 62 IAS हुआ है मुसलमान यूपीएससी में। इससे पहले कभी 23 से ऊपर नहीं गया था।
62 यूपीएससी में सिलेक्शन पहली बार में, यानी इंटरव्यू में ईमानदारी से उसको उसका साथ मिला। दूसरे नंबर में अस्पतालों में भीड़ कम हो गई मुसलमानों की, क्योंकि मुसलमान जो है वो रेड मीट बहुत ज़्यादा खाता है और रेड मीट इधर हो गया बंद। जब रेड मीट खाएगा तो बीमार होगा, अस्पताल जाना बंद हो गया। फिर मैंने कहा कि मेरी बेटी जब बीटेक कर रही थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति नहीं आई। लेकिन जब वो एमटेक कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पहले ही साल में आ गई। तो मैं इसे क्या मानूं? 107, 16, 151 आपस में मुसलमानों ने लड़ना छोड़ दिया, कोई नहीं लड़ता है। तो वो तहसील की भीड़ खत्म हुई, वकील का पैसा बचा, पुलिस का पैसा बचा, आपस में भाईचारा बन गया। तो वो मेरा मुंह देखने लगे और फिर आखिर में मैंने तमन्ना जी कहा, और ये बड़ी बात है, किसी ने आपसे नहीं कही होगी, यूपी में आप जाइए, जितनी टाउन एरिया और नगर पालिकाएं हैं उसमें 70% मुस्लिम बाहुल है, 70%। या तो चेयरमैन मुसलमान है या 25 में 18 पार्षद मुसलमान है। जो 4 लाख के मकान आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जिसमें 3000, 2000, 2500 मुसलमानों को 4 लाख के घर न मिले। अच्छा। जो हमारे घर के पड़ोस में बेचारे छप्परों में रह रहे थे हमारे पिता और दादा के ज़माने से, उनके यहाँ 4 मकान बन गए, माँ का अलग, बेटी का अलग, बेटे का अलग। तो ये फायदे तो हुए, मूल्य तो मज़े में है। अब जो हमारे एंकर थे वो मुझसे कहने लगे, यार ये तो नया एंगल है, 5 बात और बता दीजिए। हमने 3 तलाक, मुसलमानों की शादियाँ आपस में होती हैं, 3 तलाक जो है मोदी ने बंद किया, मुसलमानों के आपस के रिश्ते जो हैं मजबूत हो गए, चूँकि खाला, चचा, फूफी इनके यहाँ शादियाँ होती थी, रिश्ते ही नहीं ख़राब होते। हमने वो काम जो मोहम्मद साहब नंबर होकर मुसलमानों से कह रहे थे कि भैया करो, मुसलमानों ने नहीं सुना। मोदी ने सारे वो काम कर दिए जो मुसलमानों से कहे गए थे इस्लाम में तुम्हें ये करना है। पड़ोसी का ख्याल रखो, आपस में लड़ो मत, भाई भाई से मिल करो, मारपीट मत करो। ये सारे काम आज की तारीख में हो रहे हैं और इससे ज़्यादा क्या रास्ता है? तरक्की का रास्ता यहीं से गुजरता है। तो आपने ये पूछा कि मुस्लिम अगर इस तरह सोचे तो वोट देने जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू भाग जाएगा। तो सियासत एक अजब दुनिया है, अजब खेल है। वहाँ का अल्टीमेट जो गोल है वो है वोट। वोट मिले भी और वोट खराब भी ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपने साथ लाकर, बुलाकर, मंच पर बिठाकर, नारे लगवाकर अपना वोट खराब नहीं करना चाहेगी, इसलिए मुस्लिम उनके साथ नहीं। तमाम खबरें हम देखते हैं कि नवरात्रों में या गणेश पूजा के दौरान जिस तरह से दंगे होते हैं, या फिर हमने अभी लास्ट ईयर भी देखा था कि दुर्गा पूजा के दौरान पत्थर फेंके गए और ये सब फेंके गए। तो लोग कहते हैं कि ये नैरेटिव सेट करने के लिए किया जाता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अच्छे और ख़राब लोग दोनों समाज में होते हैं। दंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो होते ही नहीं, दंगे कांग्रेस की सरकारों में हुए हैं। आप याद कीजिए, वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, भगवत झा आज़ाद बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। ये राहुल गांधी का एरा जो है 84 से 89 के बीच का, कोई शहर ऐसा नहीं बचा था जहाँ फसाद ना हुआ हो। मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, सूरत, मुंबई, कानपुर, मुरादाबाद, रामपुर, कोई शहर। लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना बड़ा मुजफ्फरनगर हो गया, तो लोग पलायन करना पड़ा हज़ारों लोगों को, 50,000 लोगों को। तो दंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुए। इससे तो अछूता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम तो हुआ है कि दंगे नहीं हुए। लेकिन ये जो आपने पत्थर की घटना की बात की, कोई भी मुसलमान, या मेरा अपना मानना है कि वो किसी दुर्गा पूजा की मूर्ति पर पत्थर नहीं मारेगा। लेकिन शरारती तत्व, मंदिर में अगर मांस मिलेगा तो मांस नहीं होगा, अगर होगा तो मुसलमान नहीं रखेगा, और मस्जिद में अगर सुअर का मांस मिलेगा तो वो हिंदू नहीं रखेगा। और कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जो पकड़े गए हैं तो दूसरे निकले। तो वो शरारती तत्व होते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाता है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन जो शुरू हुआ है, पहले ये होता था कि यार वो शरारती है उसको पकड़ो। अब माहौल ऐसा हो गया है, ये जो एक नौजवानों में एक नई सी, जिसको आप कहीं जुनून पैदा हुआ है, उसकी वजह से ऐसे हालात पैदा होते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। इधर उसने पत्थर मारा किसी ने, उधर उनके घरों पे पथराव और आगजनी शुरू हुई, फिर वो सड़क पे निकले, फिर ये सड़क पे निकले, जैसे संभल में हुआ 1-2 जगह और देखने को मिला है। तो इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं देख पाता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आता। फसाद तो मैंने कवर किए हैं, मैं 40 साल से पत्रकारिता में हूँ। मैं 85 से मैं भी अर्जुन में था जब मैंने मलियाना कवर किया। ऐसा तो मैस्कर कभी नहीं हुआ मुसलमानों को जैसे मलियाना में हुआ। आपने अपने जर्नलिज्म के करियर में कभी ऐसा मतलब महसूस किया है, क्योंकि आप भी मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि ये जो 2014 के बाद जात पात या फिर रिलीजन को लेकर जो फीडिंग हुई है, या फिर हर भाषण में हिंदुत्व को दिखाया गया है, उसका फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, दफ्तरों में पड़ा है। पुराने दोस्तों में अगर मैं जाता हूँ तो वो जब आप अपना केबिन बंद करके बैठते हैं
तो कहते हैं यार माहौल बड़ा ख़राब है, बड़ा अजीब हाल हो गया है, वो हम जैसा दौड़ लौट नहीं रहा। मैं उनसे कहता हूँ, वो मुझसे कहते हैं। नोएडा में मुसलमानों को घर नहीं मिलता किराए का, मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया है। मेरी बेटी नोएडा में रहती है, मुझे घर चाहिए था उसके लिए, वो बहुत दौड़ी और आखिर में नाम जब आता था तो उसको घर नहीं मिलते थे, तो मुझे घर खरीदना पड़ा। हुआ है, बढ़ा है। तो जब एक पक्ष में बढ़ा है तो दूसरी तरफ भी बढ़ा है। वो भी फिर दूसरे को घर नहीं देते हैं कि आबादी जो है हमारी जो है मिक्स हो जाएगी, और ये देश के लिए नहीं अच्छा है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर अवर नेशन। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं खुद ये चीज़ फील कर पाती हूँ। 2014 से पहले अगर मैं सच में बात करूँ तो आज तक ना घर पे किसी ने सिखाया, ना अपब्रिंगिंग ऐसी हुई कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। और मैं ताल्लुक़ भी हिमाचल, पंजाब से रखती हूँ, तो वहाँ पर तो ये सब इतना जात पात का रहता नहीं है। 2014 में जब मैं एक चैनल में काम करती थी तो मेरा नाम तमन्ना है, तो मैं अपना नाम ऐसे ही प्रोनाउंस करती थी, नमस्कार मैं हूँ तमन्ना और आप देख रहे हैं ये। तो मैं एक धार्मिक कार्यक्रम करती थी, तो मुझे एक लड़की ने बोला कि तुम धार्मिक कार्यक्रम अच्छे कर लेती हो। तो मैंने कहा हाँ अच्छे कर लेती हूँ। तुम इतना भगवान के बारे में जानती हो? मैंने कहा यार भगवान के बारे में मतलब बचपन से पढ़ते ही आए हैं, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा। तो कह रही तुम तो लेकिन मुस्लिम हो ना? मैंने कहा यार तुम्हें किसने बोला मैं मुस्लिम हूँ? तो कह रही तुम्हारा नाम तमन्ना है। मैंने कहा यार तमन्ना है मतलब मैं मुस्लिम हूँ ये क्या? तो कह रही कि ऑफिस में तो सबको यही पता तुम मुस्लिम है। फिर मुझे लगा कि यार यहाँ पर मुसलमान और हिंदू का चलता है। फिर उसके बाद मैंने अपना नाम तमन्ना महाजन लेना शुरू किया। ये मेरे पूरा नाम। अंदर खुद ब खुद आ गया कि मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए भाई, मेरे को नौकरी बचानी है। बिल्कुल सच है। वो आ गया मेरे को। अब मैं कहीं भी इंटरव्यू देने जाती हूँ वहाँ बोल्ड अक्षरों में लिखूंगी महाजन, ताकि बल्कि मैं सोचती हूँ मैं खुद के साथ ही पता नहीं मेरी सोच भी वैसी तब्दील होती गई। मेरे को किसी से कोई वो नहीं है, बैर नहीं है, ना ही मेरे को ऐसा है। मेरे को अपना धर्म भी प्यारा है और दूसरे धर्म की भी मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन हाँ वो एक फीडिंग हो जाती है। आप सामने वाले को देखो अच्छा ये मुस्लिम है, फिर आप उसको फिर नोटिस करोगे, उसके जेस्चर्स नोटिस करोगे, ये सब चीज़ें आती हैं। मुझे भी ऐसा लगता है ये हुआ है। हाँ बिल्कुल तमन्ना जी, मैं और मेरी 3 जनरेशन, वीर अर्जुन और प्रताप अखबार है, यहीं ITO पे प्रताप भवन है, बिल्डिंग है। महाशय श्री कृष्णा का अखबार है। महाशय श्री कृष्णा हिंदू महासभा के हिंदुस्तान के फाउंडर थे, और हमारी 3 पुश्तें वहाँ नौकरी कर रही हैं। मेरे दादा ने की, मेरे बड़े अब्बा ने की, मेरे 3 भाइयों ने की, मैंने की, और हम लोगों का स्कूल प्रताप रहा और की पोस्ट पे रहे सारे के सारे लोग। जबकि के नरेंद्र अपने ज़माने के उनके एडिटोरियल भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी बनवाते थे, लेकिन ऐसा ऑफिस में नहीं था। वो एक पॉलिसी, देखिए वो उनका बिजनेस था। तो चूंकि दूसरी तरफ दूसरे अखबार थे जो कांग्रेस परस्त थे, जैसे मिलाप था, तेज था, इधर प्रताप जो था फिर वो जनसंघ का सपोर्ट करता था, हिंदू महासभा का सपोर्ट करता था। लाहौर से ये लोग माइग्रेट करके आए थे। तो उस दौर में बहुत प्यारी बात मेरे वतन में मेरे नाना ने कही थी, मैं आपसे तमन्ना जी शेयर करता हूँ। पहले के ज़माने में बर्तन अलग थे। जैसे हमारे यहाँ कोई हमारा गांव से बाबा जी आते थे, खेती जो हमारी देखते थे, तो हम अपने पड़ोस के माली से कहते थे कि भाई ऐसा है कि एक खुराक खाना बना देना। जो हमारा हिंदू माली था वो खाना लेके आता तो उसके घर का खाते थे। हम अपने गांव जाते थे तो वो हमारे गांव के जोगी से कहते थे कि मीर साहब आ रहे हैं, इनका खाना बना देना तुम। तो हम खाना उनके यहाँ खाते थे, पंडित जी के यहाँ नहीं खाते थे। आज हम और तमन्ना जी एक साथ एक बर्तन शेयर कर रहे हैं, लेकिन दिल नहीं मिले। तब बर्तन सब अलग थे लेकिन दिल बहुत मिले हुए थे। तो ये अचानक नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे किया गया है। चूँकि सियासत जो है वो उसका अल्टीमेट है मतलब पावर में आना। तो पावर में आने के लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था जनसंघ के लिए कि जनसंघ इसके अलावा कोई और पिच पकड़ के चले। भाई ब्राह्मण कांग्रेस में, शेड्यूल कास्ट कांग्रेस में, मुसलमान कांग्रेस में, सारा जिम्मेदार कांग्रेस में, ये सारे लोग कांग्रेस में थे। तो अब जनसंघ के पास बचा क्या? तब सोशलिस्ट जो है ना, जो ये सोशलिस्ट पार्टी है जिससे समाजवादी पार्टी कहते हैं, जिसमें लोहिया थे, कर्पूरी थे, जयप्रकाश थे, मुलायम सिंह यादव थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, आप सारे सोशलिस्टों को देखिए, आज वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं या थे या भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। ये भी एक तरह की शाख थी RSS की, जो खुद को नहीं ला पाते थे तो सोशलिस्टों के जरिए लाते थे। कांग्रेस तोड़ो, कांग्रेस से निकालो। और चूंकि कांग्रेस की पॉलिसीज जो थी वो इतनी स्पष्ट नहीं थी, इसलिए वो नुकसान उनको होता चला गया। वरना सारे देश में सारे चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण होते थे। आज कितने स्टेट में, आसाम और महाराष्ट्र के अलावा, तो उस जमाने में होते थे। लेकिन कांग्रेस की भी पॉलिसी स्पष्ट नहीं थी। और मुझे लगता है, ये मेरा अपना तजिया हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जो UPA 1 UPA 2 है, इसमें ज़्यादा मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को कैश करने का।
अहमद पटेल से लेकर ऑस्कर फर्नांडिस से लेकर ये जितने नाम थे, ये या तो क्रिश्चियन थे या मुसलमान थे, और प्रधानमंत्री सिख था। उससे अच्छा मौका इनको मिल नहीं सकता था। उस मौके को उन्होंने भुनाया और अन्ना के जरिए इस चीज़ को कैश किया, और उसके बाद हुकूमत में आने के बाद उन्होंने वो सब कुछ किया जो हुकूमत में बना रहने के लिए करना चाहिए। ये इतनी सी दास्तान है, इससे बड़ी कोई कहानी नहीं है। अभी आपको लगता है इंडिया अलायंस जो है वो थोड़ा शॉकिंग मोड में होगा, या फिर इंडिया अलायंस बन कहाँ पाया था तमन्ना जी? हम्म, भाई टीम इंडिया, मैं उसे कहता हूँ, ममता ने कांग्रेस को साथ नहीं दिया, केजरीवाल ने कहा भाई साहब दिल्ली में ले लो, बाकी हम करेंगे नहीं, पंजाब में तो आपको सीट ही नहीं देंगे, हरियाणा में आप इतना नहीं देंगे। तो वो अखिलेश यादव पूरा राहुल गांधी को दबाए दबाए घूम रहे थे। केसीआर को राहुल गांधी ने मना कर दिया, हम लेंगे नहीं। नीतीश आए गए, तैयार करना शुरू किया, बनाना शुरू किया, उन्होंने नींव बनाई, उन्हीं ने नींव खोद डाली। तो इंडिया अलायंस था कहाँ? आज भी नहीं है। कांग्रेस को पंजाब में लड़ना है केजरीवाल से, बंगाल में लड़ना था ममता बनर्जी से, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से। तो इंडिया अलायंस कहाँ है? आप जाइए, महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस है, शरद पवार अपने हैं, उसके बाद अजीत पवार जा चुके हैं, फिर बाद में दुनिया से भी चले गए, वो इधर हैं, ये इधर है। कहाँ है इंडिया अलायंस? जैसे अखिलेश यादव का पीडीए, अब पीडीए का जो ए है, जो सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके इतने टुकड़े कर दिए उनको खुद ही नहीं याद है हम ए में कितना बंटवारा कर चुके हैं। तो ये नारे हैं। मेरा अपना मानना है कि विचारधारा जो है माने रखती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अस्पष्ट विचार है, अस्पष्ट विचारधारा है। उनके साथ खड़े होने वाला जो उनका समर्थक वर्ग है या उनका वोटर है, वो जानता है कि ये हमारे लिए किसी हद तक भी जाएंगे। हमारे लिए 370 उनको खत्म करना है, तो वहां पर महबूबा के साथ सरकार भी बनाएंगे, क्योंकि हमको वहां पर उनको स्थापित करना है। 89 में मुस्लिम लीग और भारतीय जनता पार्टी एक साथ वीपी सिंह को समर्थन कर रही थी। 1977 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जनसंघ को खत्म कर दिया था, क्योंकि उनका मोटिव जो था वो आज दिखाई दे रहा है। जो जिसकी उन्होंने बुनियाद डाली थी, नींव डाली थी, जिसके लिए उन्होंने सब समझौते किए, आज वो पावर में है, इतनी मजबूती के साथ है कि अपने सारे एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, और उस पर दिन ब दिन वो आगे बढ़ रहे हैं। बुराइयां हर पार्टी में होती हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी बुराई पैदा हुई है, क्योंकि वहाँ पर भी व्यक्तित्व और व्यक्तिवाद बढ़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं था। और ये व्यक्तिवाद जो है, यही एक ऐसी चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी को डेंट कर सकती है उत्तर प्रदेश में। जो आपस की जो टसल है वो नुकसान कर दे, वरना भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि उसको कम से कम अखिलेश यादव हराने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भावी प्रधानमंत्री होंगे, आप देख रहे हैं। बस यही कहना ही तो भारी पड़ रहा है, कोई ना भी कहे। हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ, कोई ना भी कहे, ये एहसास योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, एहसास कि ये प्रधानमंत्री हैं भावी। यही एहसास जो है उनके रास्ते का पत्थर है। और मैं आपको बताऊं, हम लोग इसी मैदान में रहते हैं तमन्ना जी, सब लोगों के साथ उठना बैठना हमारा आपका होता है। देखिए, दिल्ली जब दूसरे राज्यों में पूरी बंगाल कब्जे में कर सकता है, उड़ीसा को एक झटके में जीत सकता है, आसाम को लगातार 3 बार जीत सकता है, तो उत्तर प्रदेश में अपने 50 एमएलए कम भी कर सकता है। और ये जो छोटी पार्टीज हैं, लाइक छोटी तो क्या कहूँगी, जैसे बीएसपी है, आपको क्या लग रहा है साइलेंट मोड में चली गई है, या फिर अब इनका जो अस्तित्व है, जो रीजनल पार्टीज का अस्तित्व है, वो खत्म होता जा रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी रीजनल पार्टी नहीं है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ कागज ही पे नहीं नेशनल पार्टी है। यहाँ यूपी में 1 विधायक था उनका, उत्तराखंड में 2 था, राजस्थान में 3 था, मध्य प्रदेश में 2 था, छत्तीसगढ़ में 1 था, पंजाब में 1 था, बिहार में 1 है। तो वो सिर्फ कागज मतलब नेशनल पार्टी नहीं है, हर जगह उनके पास एमएलएस भी, और आज की तारीख में, वरना तो पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। दिल्ली में भी थे, पंजाब में भी थे, जम्मू कश्मीर में 6 एमएलए थे इनके, पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन था इनका था। बहुजन समाज पार्टी के पास एक शेड्यूल कास्ट के एक पॉकेट में वोट है, और मायावती के पास पूरे देश में दलितों में उनकी पहचान है। उनको कोई इसीलिए नहीं छेड़ता है कि अगर हम इनको छेड़ेंगे तो दूसरे राज्यों में हमको वोट का नुकसान हो जाएगा जो हमको मिलता है। जैसे बंगाल में सबसे ज़्यादा SC/ST वोट अगर किसी को गया इस बार इस इलेक्शन में, तो भारतीय जनता पार्टी को गया। हाँ, अगर यूपी में भारतीय जनता पार्टी मायावती को परेशान करती, मायावती को टारगेट पे रखती, तो वहाँ वोट उनको इतनी आसानी से ना मिल पाता।
कोई मायावती को वोट देना दे, लेकिन शेड्यूल कास्ट का वो तबका उनको अपनी देवी की तरह मानता है कि हमारी देवी जैसी है। ट्रू। मैंने जितना बहुजन समाज पार्टी को देखा है, मैं जितना समझ सकता हूँ, बहुजन समाज पार्टी अपने आप को 1993 में 1996 वाली जगह पर ले जाना चाहती है। 67 से 69-70 एमएलए का खेल करना चाहती है। किंग मेकर की स्थिति में। और किंग मेकर ही नहीं, वो किंग बनती हैं, मेकर तो बनती ही नहीं है। जब जब हुआ है वो किंग बनी है। भारतीय जनता 3 बार तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री रही, चौथी बार उनको बहुमत की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा वोटर का समूह, वोटर का वर्ग ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज तो है, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। जैसे ब्राह्मण बीजेपी से, बाबा से नाराज है, बीजेपी से नहीं नाराज है। लेकिन अगर उसका विकल्प बाबा का अखिलेश यादव है तो फिर वो वहीं रुका हुआ है, फिर नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यादवों से नॉन यादव ओबीसी नाराज रहता है, क्योंकि जैसे ही अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होते हैं तो यादव बिल्कुल वो उबाल खा जाता है, वो सामंती प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है और दूसरी बिरादरियों को वो कीड़े मकोड़े समझने लगता है। इसलिए नॉन यादव जो है वो यादव के साथ खड़ा नहीं होता। ये जो पीडीए है, पिछड़ा दलित, वो पिछड़ा दलित यादव के साथ नहीं जा रहा है। अगर आप 24 के हिसाब से देखिएगा तो वो अखिलेश यादव को वोट नहीं दे रहा था, वो राहुल गांधी को दे रहा था, संविधान बचा रहा था, आरक्षण बचा रहा था। अभी आपने देखा बिहार में क्या हुआ, 25 सीटें तेजस्वी यादव की पार्टी को। इमेजिन कर सकता है कोई? वहाँ 14% से ऊपर यादव है, यहाँ तो 7% से थोड़ा सा ज्यादा है। मुसलमान वहाँ और यहाँ बराबर है, और इस वोट बैंक के बावजूद आप वहाँ पर 25 विधायकों में सिमट गए। 14 एमएलए जीते हैं राष्ट्रीय जनता दल के यादव और 16 जीते हैं एनडीए के यादव। तो जब ओवरऑल की तरह बात की जाए, सब ये पीडीए है और ये एनडीए है, सब पीडीए वाले एनडीए वालों को हरा देंगे, मान लीजिए। पीडीए बड़ा नाम है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदि आबादी, आदिवासी, ये में तो बहुत है ना। लेकिन जो जमीन पर आप आइएगा, पेपर पे जो चीज बनती है ना, वो पेपर तक अच्छी लगती है। जमीन पर मैं अभी जैसे निकला हुआ हूँ लखनऊ से, आज मुझे 6 दिन हो गए। इस 6 दिन में मैं मेरठ भी गया, मैं आपके अलीगढ़ भी हुआ आया, 2 रात में रुक के, फिर मैं सहारनपुर भी जा रहा हूँ, देहरादून भी जा रहा हूँ। तो मैं चल रहा हूँ, मैं जमीन पे हूँ और सभी पार्टी के नेताओं से मिलता हूँ। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम तो किसी पार्टी में है नहीं। तो जिनसे ताल्लुकात आपके हो जाते हैं, अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, इंटीमेसी हो जाती है, तो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी बातें वो करते हैं। बिल्कुल। और वो बहुत सी बातें जो हैं हमारे बहुत काम की होती हैं। बस ये है कि हम आप उनको कोट नहीं करते, उनका नाम नहीं लेते हैं, थोड़ा सा अपना शब्दों को हेर फेर करके उन बातों को रख देते हैं। तो स्थिति यही है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, लेकिन चूंकि दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है, उसके नतीजे उत्तर प्रदेश में कम से कम योगी आदित्यनाथ के लिए अच्छे नहीं है। अखिलेश यादव को नॉन ओबीसी जो यादव का नॉन ओबीसी यादव है, ओबीसी है, वो उनके पीछे खड़ा नहीं होना चाहता है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से, योगी आदित्यनाथ के क्षत्रियवाद से नाराज तो है, लेकिन वो अखिलेश यादव के साथ जाना नहीं चाहता है। मायावती एक्टिव नहीं है। इनएक्टिव मायावती कब तक हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और कांग्रेस क्या अकेले जा रही है या छोटा अलायंस लेके जा रही है, या स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, डॉक्टर अयूब, वहाँ आजमगढ़ के मौलाना रशादी, इस तरह के लोगों को पकड़ के कोई मोर्चा बना के जा रही है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का बहुत कुछ बदल जाएगा, और ये 2-3 महीने में नजर आने लगे। और ये जो अखिलेश यादव की मुझे लगता है कि एक पर्सनालिटी में भी शिफ्ट आया है। पहले वो सॉफ्ट राजनीति करते थे, अब थोड़ा एग्रेसिव राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उनको सूट कर रहा है? उनकी पार्टी ही एग्रेसिव राजनीति को पसंद करती है, उनके लोग ही उसे पसंद करते हैं। समाजवादी पार्टी हल्ला बोल की पार्टी के नाम से जानी ही जाती थी। बोल मुलायम, हल्ला बोल करके मुलायम सिंह यादव ने नारा दिया, उसके बाद पूरा आंदोलन चलाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार में आ गई। अखिलेश यादव सॉफिस्टिकेटेड हुए, समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटैक करना, पीसी हर हफ्ते वो पीसी करते हैं, कभी कभी तीसरे दिन भी करते हैं। आपने कभी अखिलेश यादव को स्पष्ट बात करते हुए देखा है? इंटरव्यूज भी उनके बड़े लाजवाब रहते हैं। देखिए, एक हुए थे, कोई बाबा थे, अब मनुवाद नहीं कहेंगे, एक थे कोई बाबा थे, मनु बाबा शायद कहते हैं, शायद यही नाम था ना उनका, ऐसे करके पूछते हैं, यही नाम था ना उनका। एक ये, मैं बाल बढ़ाऊंगा अगर मुझसे पंडित जी कहेंगे, मैं दाहिना पैर घर से निकालूंगा पंडित जी कहेंगे, मैं बायां पैर निकालूंगा पंडित जी कहेंगे, तो पंडित जी कहेंगे मंदिर का जाऊंगा, पंडित जी कहेंगे नहीं जाऊंगा। क्या है अखिलेश यादव ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आप अखिलेश की एक पीसी देखिए, दूसरी देखिए, आज का बयान देखिए, कल का बयान देखिए। अब फास्ट इंटरनेट है, फास्ट फूड है, फास्ट ड्राइविंग है, फास्ट डिलीवरी है, ब्लिंकिट है और तमाम चीज़ें हैं,
उसमें ये इतना कन्फ्यूजन नहीं चलता है, बहुत स्पष्ट। मोदी जैसी आप देखिए, इतनी उम्र देखिए, और जिस वक्त जिसे कहते हैं ना, बात करने का जो अंदाज है, भी सीधे चाहे झूठ ही बोले वो दिल में उतार देते हैं। ये जो आपने बोला चाहे झूठ ही बोले, तो इसके पीछे की थोड़ी सी डिस्क्राइब कीजिए। नहीं, आप देखिए ना, तमाम चीजें ऐसी होती हैं, जुमले। तमाम चीजें ऐसी हैं। अभी पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि नेहरू ने ये कहा था कि साहब ऐसा है, आप सोना मत खरीदिए। बताइए साहब, सोना खरीदने तो कुछ होता है। और फिर आपने कहा कि भाई आप सोना मत खरीदिए। मोदी का करीब 22-23 मिनट का वीडियो शायद आपने देखा हो, जिसमें वो आधार के साइड इफेक्ट बता रहे हैं कि कितनी खराब चीज है आधार। अपनी सरकार आने के बाद सबसे पहले आधार लागू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है नोटबंदी कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सब मुझे फांसी पे चढ़ा देना। तो प्रधानमंत्री मोदी की बातों को अगर आप इकट्ठा कीजिएगा तो तमाम बातें ऐसी आपको मिलेंगी, लेकिन उस वक्त आदमी को लगता है नहीं मोदी कह रहे हैं। तो इसके पीछे मुझे लगता है मीडिया भी तो बहुत हद तक मीडिया कुछ नहीं करता है। मीडिया की क्या हैसियत है? मीडिया से जो करवाया जाएगा वो करेंगे। मैं वही आज तो की कह मीडिया रही वही हूँ। है। मैं वही तो कह रही हूँ, मतलब हमारे आपके जमाने में हम लोगों से अगर कोई यूनियन का मिनिस्टर का फोन आ जाता था ये खबर ना करो, तो हम तीसरे पेज से उसे पहले पेज पे ले लेते थे, अगर रोकी जाती थी कि इसे मत कीजिएगा। आज किसी की हैसियत है? तो अब मीडिया बचा कहाँ है? ये मीडिया जो आप बैठी हुई, ये मीडिया बचा है जिंदा, वो भी जब तक आपके वीडियोस चल रहे हैं, जब चाहेंगे उसे बंद कर देंगे। और ऐसा हमने आपने देखा है। एक दिक्कत और आई है, दोनों तब जो दूसरा मीडिया भी है ना, वैकल्पिक मीडिया जिसे कहा जाता है, जहाँ एक तरफ वो चाटुकारिता में इतना आगे चला गया है कि मीडिया नहीं लगता, दूसरा वाला दुश्मनी में, व्यक्तिगत दुश्मनी, जैसे लगता है कि मोदी ना हो हमारे पर्सनल दुश्मन हो। आज झोला उठेगा चले जाएंगे, कल ये हो जाएगा, अमित शाह ने घर छोड़ा, वो यहाँ से भागे, इस आगे थंबनेल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो गलती इस मीडिया की भी है। ये मीडिया भी दूध का धूरा नहीं है। नंबर के लिए ये कुछ भी करेगा, और वो अपने जो उनको जो तमाम सहूलतें मिल रही उसके लिए कुछ भी करेंगे। सहूलतें जब ज़्यादा होती हैं तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर ईडी से डर लगता है। जब सहूलतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, ज़्यादा हो गई, तो ईडी से डर लगता है। एक हमारे पड़ोस में एक एंकर रहती हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत सा उनका पेंट हाउस है, बहुत बड़ा है। उनसे ये पूछ लिया जाए कि कहाँ से लाए, तो बता पाएंगी? वो नहीं बता पाएंगी। तो अब जब वो पेंट हाउस बन गया, तो पहले पेंट हाउस बनाने के लिए किया, लेकिन अब बन गया तो उसको बचाने के लिए करना है। आत्मा गिरोह रख के काम हो रहे हैं। लेकिन ईडी भी तो कहते हैं खरीदी हुई है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो डर लग रहा है। अगर ईडी खरीदी हुई ना होती तो चार्जशीटेड ना होते लोग। चार्जशीट होती नहीं, ईडी जब चाहती उठा लेती है। उसके बाद 3 महीने बाद बहुत इंटरेस्टिंग तो बंगाल में हुआ, आईपैक वाले उठाए गए, उसके बाद जैसे ही काउंटिंग हो गई छोड़ दिए गए, जमानत हो गई वेरी नेक्स्ट डे। और राघव चड्ढा का भी बीजेपी में आना इसी राघव चड्ढा जिन लोगों को ले गए हैं बीजेपी में, वो तो सिर्फ ड्यू टू ईडी है। आज ईडी ने छापा मारा है, 3 दिन के बाद एलपीयू वाले चले गए। 3 दिन भी नहीं लगे। इन लोगों में तो बड़ा वक्त लगा था। आपके बंगाल के मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री, या अजीत पवार का परिवार, इन लोगों को तो कुछ वक्त लगा था, या मुशर्रफ, इन लोगों को थोड़ा वक्त लगा, 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लगे। लेकिन ये तो आज ईडी वाले गए हैं, चौथे दिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यानी कि ये जो कयास लगाए जा रहे हैं सच है। हाँ बिल्कुल, तो है ही है, इसे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन ये कहीं पर ये साबित है। बाकी तो कहा यही जाएगा कि सारी संस्थाएं, आप संस्थाओं पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साबित तो ये होता है कि चार्जशीट आप लगा नहीं पाते हैं किसी के खिलाफ। सारे के सारे बरी हो जाते हैं, जेल में आप रखते हैं, आदमी छूट जाता है, कोई आप सबूत दे नहीं पाते हैं। एक तरीका निकाला गया है कि अब चार्जशीट जो होती है वो हज़ारों पन्ने की होती है। तब हज़ारों पन्ने की चार्जशीट वकील कब तक पढ़ेगा जो ज़मानत फाइल करेगा, और जज कितनी पढ़ेगा कि ज़मानत दे देगा। दिल्ली केस में जो लोग जेल में हैं इतने ज़माने से, उनकी ज़मानत नहीं हो रही है, विदाउट ट्रायल नहीं हो रही, क्योंकि इतने पेज की चार्जशीट है, और उसके बाद भी समय वृद्धि मांगी जाती है कि इसमें अभी कुछ चीज़ें रह गई, उसे ऐड करना है। और यही मोदी की सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगती है और कहती है ज़रा से हमको इजाज़त दे दीजिए, हम फिर से इसकी सुनवाई करेंगे। मुलायम सिंह परिवार की आज से अधिक संपत्ति उसके बाद ले जाके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देती है कि नहीं, ये मुकदमा चलने योग्य नहीं है। कभी बुलाइए विश्वनाथ चतुर्वेदी से बात कीजिए, जो उसके पिटिशनर थे। मतलब इंटरेस्टिंग ये है कि मनमोहन सिंह की सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर लिखती है, और मोदी की सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहती है ये मुकदमा चलने योग्य नहीं, और सब दूध के दूल्हे। तो ये तो फिर मतलब कह सकते हैं ना कि जब तक सरकार है तब तो ये एंडलेस प्रोसेस है। हाँ, जिसकी सरकार है उसका एंडलेस प्रोसेस, इसमें इनकार नहीं कर सकते। क्या बाकी सरकारों में इतना ज़्यादा था? हाँ बिल्कुल था।
ये देखिए तरीके बदल गए। आज ये सरकारें विधायक तोड़ के अब पूरी पूरी पार्टी अपने में मिला के सरकार बना लेते हैं। हाँ, कांग्रेस के जमाने में 356 करके सरकारें गिरा दी जाती थी, राज्यपाल बैठा दिया जाता तो उसके बाद सरकार बना ली जाती। एनटीआर को आगे राष्ट्रपति भवन में अपने विधायकों के साथ परेड करनी पड़ी थी व्हील चेयर पे बैठ के। विधानसभा अध्यक्ष सुनने को तैयार नहीं था, राज्यपाल बुला नहीं रहा था। राष्ट्रपति भवन हमने कवर किया, फोटोज किए हमने उसके। तो कोई दूध का धुला नहीं है। इस हमाम में सब लंगे हैं। जब अपने में पड़ती है तब चीखने लगते हैं। कई लोग बतौर, जैसे मैंने भी टीवी मीडिया में काम किया, तो मेरे से कई लोग ऐसे पूछते हैं कि ये जो दिखाते हैं वो सच होता है, ये जो बताते हैं वो सच होता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने वैसे मीडिया को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, लेकिन अब जो टीवी मीडिया है या फिर जो एंकर्स हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहते हैं, क्या वो सही चीज़ दिखा रहे हैं या फिर जिस चीज़ के लिए उनको पे किया जा रहा है, जैसे हम गोदी मीडिया कहते हैं और एक चमचों का मीडिया कहते हैं, तो क्या वो आपको लग रहा है कि बिल्कुल सटीक नाम है और बिल्कुल सही नाम दिए गए हैं, गोदी मीडिया ही है? थोड़ा सा एहतियात करी गई। गोदी मीडिया तो चलिए गोदी में ठहरा हुआ है, इसको और नाम बदल के देना चाहिए था, इससे भी ज़्यादा स्थिति खराब है। तमन्ना जी देखिए, एंकर जो होता है वो जर्नलिस्ट नहीं होता। लेकिन सर जो उसको पीसीआर पीसीआर दे रहा है वो उसे पढ़ रहा है। लेकिन जो जैसे मेरी ऑफ द कैमरा भी आपकी से बात होती है कि मोनोपोली है एक चैनल्स में, है ना, लेकिन जो ऊपर के तबके के एंकर्स हैं जो बाहर कवरेज के लिए भी जाते हैं, अगर मोदी जी बाहर जा रहे हैं, किसी आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, वहाँ पर भी जाएंगे, फिर आप चुनाव, जहाँ पर चुनाव होंगे, अब बंगाल चुनाव हुआ, जो वो उस लेवल वाले एंकर हैं, जो आप पेंट हाउस वाले एंकर समझ लीजिए जो हैं, उनके साथ हमने कई बार देखा है। आजकल तो खैर ये सब भी चीज़ें शुरू हो गई हैं, डिनर पे इनवाइट किया जा रहा है, लंच पे इनवाइट किया जा रहा है, पहले नहीं इनवाइट किया जाता था। अब एंकर्स जा रहे हैं, अब उनको आप एंकर बोलेंगे कि जर्नलिस्ट बोलेंगे? जर्नलिस्ट को इन्वाइट करना एक, चलिए लगता है कि ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जितने एंकर्स हैं जिनको हम लोग गोदी मीडिया कह के और जिनकी हरकतों पे कह रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि पीसीआर उनसे कह रहा है, उनको टीपी पे जो दिखाई दे रहा है उसे वो पढ़ रहे हैं। इतना तो काम पीछे से हुआ। लेकिन अब जो इनका अंदाज है अटैक करने का, विपक्ष के प्रवक्ता को रोकने का, उसको खामोश कराने का, प्रवक्ता अगर भाजपा का फंस गया तो उसकी तरफ से बिल्कुल बीच में आ जाने का, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पर जो आपके अपने हैंडल्स हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, आपका अपना है, वो वहाँ पर आप दिखाई देते हैं कि आप कहाँ खड़े। तो इससे ये बात, मेरी एक बात सही होती है, दूसरी मेरी गलत साबित होती है कि वो पीसीआर और क्या कहते हैं टीपी का काम नहीं है, उनके अंदर से वो चीज़ निकल रही है। और आप जो कह रही हैं ना, सब बुलाए जाते हैं, बुलाए सिर्फ वही जाते हैं जो ट्विटर से लेके, फेसबुक से लेके और हर जगह अपने आप को साबित कर चुके होते हैं कि बस हमसे बड़ा चाटुकार कोई नहीं। वही मेरा कहने का मतलब। तो चाटुकारिता की जो लिमिट क्रॉस कर चुका होता है वो दुलारा हो जाता है, फिर वही विदेश भी जाता है, वही देश में चार्टर भी शेयर करता है, उसी का कोई जो परिवार का सदस्य होता है वो ईडी में ठीक ठाक पोस्ट पे, पोस्टिंग पे पा जाता है। वो तमाम चीज़ें तभी होती हैं। आपके साथ तो नहीं हुई, हमारे साथ तो नहीं हुई, क्योंकि हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास वैकल्पिक मीडिया था अपनी बात, अपनी आवाज़ उठाने की। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इतना ज़्यादा जो ये दूसरा वाला मीडिया है जो नौकरियों से निकाला गया, फायर किया गया और उसने यूट्यूब का मज़ा चख लिया, मिलियंस में व्यूज़ पाने लगे, तो उन्होंने भी उस गोदी मीडिया से आगे निकल गए हैं। वो चाटुकारिता में आगे निकल गए हैं, ये निंदा में आगे निकल गए, पर्सनल हो गए हैं। बिल्कुल। और एक बार फिर से अखिलेश यादव की बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली उनके इंटरव्यूज़ पसंद हैं, उनके भाषण भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये जो आप पीडीए की बात कर रहे हैं, ये मंडल कमीशन का पार्ट 2 मान के चले? नहीं, क्योंकि मंडल कमीशन जो था वो इनकी लड़ाई लड़ रहा था। यहाँ इनकी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक है, टिकट तक है, उसके आगे कुछ नहीं। मंडल कमीशन के ज़माने में वो चाहे वीपी सिंह मजबूरी में लाए हों या खुशी में लाए हों, या राम मंदिर आंदोलन बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए लाए हों, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने वाले वीपी सिंह थे। मंडल कमीशन लागू होने के बाद पहली बार बीजेपी को यूपी में संजीवनी देने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी थी। तो वो समाजवादी पार्टी नहीं थी, समाजवादी जनता पार्टी के नाम से थी। चंद्रशेखर ने वीपी सिंह को छोड़ा, अलग निकले, अपने साथ मुलायम सिंह यादव को लेकर निकले। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई, उसके बाद लड़े। 91 में जनता दल को 89 सीटें, 89 सीट्स मिली थी और मुलायम सिंह को 27। अगर ये दोनों साथ में लड़े होते तो कल्याण सिंह की सरकार ना आई होती, लेकिन जनता दल को तोड़ा। और मुलायम सिंह यादव को ये माना जाता है कि वो मंडल कमीशन के नेता नहीं थे। मुलायम सिंह के साथ जितना क्षत्रिय था किसी के साथ नहीं रहा। अमर सिंह से लेके और रघुराज प्रताप सिंह तक, बृजभूषण शरण सिंह तक, धनंजय सिंह तक, मतलब कोई ऐसा
बड़ा क्षत्रिय नहीं था जो मुलायम सिंह यादव के साथ न रहा। योगी आदित्यनाथ के आने के बावजूद अखिलेश यादव इसी लोकसभा के चुनाव में अच्छा खासा क्षत्रियों का वोट लेने में कामयाब रहे। वो चाहे अखिलेश लेने में कामयाब रहे या ये भेजने में कामयाब रहे, ये तो जांच का विषय है, जिसकी जांच दिल्ली में चल रही बहुत दिल से। दिल्ली इसको लेके लगातार जांच कर रहा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में इनको घेरने का प्रयास किया जाता है। एक और चीज़ जो कहा जाता है सपा के साथ कि गुंडों की सरकार है, और लेकिन मैं बाहुबलियों पे भी आऊंगी, तो बाहुबली तो मुझे लगता है हर पार्टीज में ही है। हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की बिना कहाँ राजनीति होगी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में बाहुबली नहीं है। विजय सिंह की पत्नी एमएलसी नहीं है, उनसे बड़ा बाहुबली सबसे ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर है। रंजीत बहादुर सिंह जो बबलू श्रीवास्तव के गुरु हैं, वो बाराबंकी से चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में नहीं थे, अब की हार गया इलेक्शन, फिर से मिला था। या भारतीय जनता पार्टी में ये संगीत सोम या दूसरे लोग जो हैं, ये क्या बाहुबली नहीं है? बाहुबली वही है ना जिनके साथ ज्यादा लोग चले। तरीके बदल गए। अब कल्चर कम हुआ है, लेकिन बाहुबलियों का कल्चर कम इसलिए हुआ कि अब तरीके बदल गए। मोबाइल में रिकॉर्डिंग आ गई है, वीडियोग्राफी होने लगी है, अब खुलेआम आप फायरिंग नहीं कर सकते हैं, आप जाके दहशत नहीं फैला सकते हैं। तो आप एक दिल्ली की जेल में और एक गुजरात की जेल में, इस देश ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जिसका बड़ा नाम है, वो दो जेलों से चल रहा है। कभी सलमान खान पे गोली चल जाती है, कभी किसी पे चल जाती है। इसे क्या कहेंगे आप बिश्नोई की बात कर रहे हैं? हाँ, चल रही है ना। कोई आदमी जेल से है और उसके बाद उसके लोग फोन करके कह रहे हैं हमने चलवाया। लेकिन ये कहीं भी साबित नहीं हुआ कि जो भी नहीं, उसका साबित नहीं है, लेकिन जो लोग बाकायदा फेसबुक पोस्ट करके कहते हैं ये हमने किया। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसा नहीं होता है ना कि ये मतलब छुपी बात है, वो ऐलान करते हैं कि हमने किया। ये किसी सरकार में ये चीज बंद नहीं हुई है, किसी में खुलेआम रही है। इसी सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं ऐसी हैं कि आप देखिएगा कि उसमें अगर एक जाति विशेष का अपराधी है तो उसके न तो पैर पे गोली लगी है, ना उसका इनकाउंटर हुआ है। बीएचयू में बलात्कार के मामले में जब जो लोग पकड़े गए थे, कितनी जल्दी उनकी जमानतें हो गई, किसके घर पर बुलडोजर गया है। तो अब तो माफिया भी पार्टियों के होते हैं, जो हमारा वाला है वही हमारा है। आपके ये ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक शेर क्या पढ़ दिया, उनके यहाँ वाइस चांसलर पहुंचा, उनके एग्जामिनेशन खत्म कर दिया गया अवध यूनिवर्सिटी का। दंदनी विद्यालय के सारे इम्तिहान रोक दिए गए क्योंकि आप नकल करवा रहे हैं, आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, सब जांच में मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि जाति अपनी है, अगर आप हमारे साथ हैं तब हम आपके साथ। क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह बड़े क्षत्रिय हैं, वो बाबा को अपने से छोटा मानते हैं, उम्र में भी, राजनीति में भी, जूनियर कहते हैं, मंच पे कहते हैं, मीडिया से कहते हैं। तो अब जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये मिश्रा लखनऊ को अच्छा नहीं लगा और बालिश पे छापा पड़ गया ब्रिजभूषण शरण सिंह के। हम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं या फिर अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। दो मेरे सवाल हैं। अखिलेश यादव क्या उतना तगड़ा चेहरा है कि अकेले योगी आदित्यनाथ को मात दे देंगे? और दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या योगी आदित्यनाथ ने इतने सालों में एक अपनी अलग आइडेंटिटी बना दी है अपार्ट फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी? क्योंकि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, हर चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जाता है। क्या योगी आदित्यनाथ एक अलग फेस हैं? बिल्कुल है, योगी आदित्यनाथ एक फेस हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस फेस पे पिछले 4-5 सालों में बाकायदा पेंट मारने की कोशिश की गई है, ये कह के कि क्षत्रिय हैं। इन्हीं के लोगों ने, बीजेपी के अंदर ही से तो निकला है। तो वो, और फिर मोदी चेहरा जरूर है, लेकिन मैनेजर अमित शाह है, मैनेजमेंट अमित शाह का है, चेहरा मोदी का है। तो योगी आदित्यनाथ के पास कोई अमित शाह नहीं है, योगी आदित्यनाथ के पास कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जो उनकी टीम में हो। नौकरशाह तो हैं सब उनकी टीम में, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को होते हैं, लोग तस्वीरें ढूंढते रहते हैं, गूगल में एक फोटो नहीं मिलती उनकी। किसकी? योगी आदित्यनाथ उनके प्रदेश अध्यक्ष की, पंकज चौधरी की, पहले अध्यक्ष होने, जबकि उन्हीं के जिले से सांसद हैं। तो ये उनका हाल है, उनके संबंध नेताओं से नहीं, उनके संबंध नौकरशाहों से। असली राजनीति कौन कर रहा है? असली राजनीति दिल्ली कर रहा है। अमित शाह स्ट्रैटेजी मेकर बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं, और कामयाब स्ट्रैटेजी मेकर है। उन्होंने खुद को साबित किया, महाराष्ट्र से लेके बंगाल तक, जहाँ जहाँ चाहा है। देखिए बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर लाए कि नहीं लाए, कितनी खूबसूरती से लाए। लेकिन बिहार में चीफ मिनिस्टर तो कहा जा रहा है तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत खराब हो गई तो जेडीयू में दूसरा नहीं था? और क्या जिसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी उसको आपने कैबिनेट दे दिया? जो कैमरे पे तबीयत खराब नजर आ रही है, मतलब दूर की सोचते हैं। हाँ, दूर की सोचते हैं, दूर की कौड़ी लाते हैं। एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि दूर की कौड़ी लाना, जो किसी के समझ में नहीं आए को ये क्या है, जो हम कहें वही सही, ये है दूर की कौड़ी। मतलब उनकी तबीयत खराब थी और जो कैमरे पे तबीयत जिसकी खराब है वो स्वास्थ्य मंत्री है।
सही बात है। एक और सरप्राइज एलिमेंट रहता है बीजेपी के साथ कि कभी भी मंत्री बनाना हो तो आप जो सोचते भी नहीं है उसे मंत्री बना देते हैं। कहीं ऐसा सरप्राइज यूपी में तो नहीं देखने को मिलेगा? देखिए, बहुमत आने के बाद आप योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा सकते। नहीं हटेंगे। बहुमत आने के बाद आप योगी को भाजपा बहुमत ना पाए और फिर दिल्ली कहे चलिए भाई अब हमारी मजबूरी है, अब आप जरा आइए दिल्ली में, मैं देखता हूँ किसे बनाना है और कैसे बनती है सरकार, क्योंकि मैनेजमेंट तो वही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आप विधायक के घर भेज के विधायक थोड़ी उठवा सकते हैं। विधायक तो ईडी ही लेके आएगी, इनकम टैक्स ही लेके आएगा, सीबीआई ही लेके आएगी, वो आपके पास है नहीं। अभी और ईडी के छापे बजेंगे यूपी में पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं सरिता जी, कभी सॉरी तमन्ना जी, कभी गौर किया आपने? क्यों नहीं पढ़ते आपके हिसाब से? मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ, मेरा आज तक ये नहीं समझ पत्रकार हैं आप। भाई 36 सांसद तो कहीं ऐसे नहीं है यूपी में छापे नहीं पड़ने देते। डीएमके जो है कितनी खूबसूरती से मैनेज हो गई है, एक बड़ा मतलब अब उनको जरूरत नहीं है नीतीश कुमार की, अगर नाराज होते हैं तो हो जाएं। इतने सांसद मिल गए हैं उनको राज्यसभा लोकसभा मिला के। मैं फिर कहूंगा आपसे, विश्वनाथ चतुर्वेदी का आप पॉडकास्ट कीजिए, बैठा लीजिए, फिर वो बताएंगे कि क्यों नहीं पड़ते छापे। आप करा दीजिए। मैं भी आपसे पॉडकास्ट के बाद उनसे बात करवाता हूँ। चलिए, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करने का और बड़ी बारीकी से आपने पूरा समीकरण भी समझाया, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, दिल्ली की बात हो या फिर आप तमाम मंत्रियों की बात हो, नेताओं की बात हो। ये तो समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स जो आजकल चल रही है वो एक अलग लेवल की चल रही है जो 2014 से पहले शायद नहीं थी। 2014 ने वैसे एक चीज़ तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली अच्छी हुई है कि आज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझने लग पड़ा है, चाहे वो न्यूज़ चैनल की बदौलत हो, क्योंकि पूरा दिन एक वही चलता है। और 2014 से तो पहले सर एंटरटेनमेंट के शोज जाते थे, स्पोर्ट्स के शो जाते थे, अब तो सब कुछ ही बंद है, सिर्फ पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट यही मिलता है इसमें। हाँ, अब सिर्फ यही चलता है। तो ये बात अच्छी हुई है और 24/7 पॉलिटिकल कह सकते हैं इलेक्शन मोड में अब तमाम सरकारें रहती हैं बीजेपी के बदौलत। बीजेपी क्योंकि उस मोड में है तो बाकियों को भी एक्टिव मोड में रहना पड़ता है। तो हम भी एक्टिव मोड में रहेंगे और आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहें या फिर कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिए। बस यही है, देखिए कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को अक्टूबर तक वेट कीजिए। अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ आपको बदला हुआ दिखाई देगा। जितनी बहस हम लोग आज कर रहे हैं ये सब पलट चुकी होगी। एक बात ये कह के जा रहा हूँ आखिर में आपके साथ, अक्टूबर में एकदम शॉक्ड होंगे लोग कि ये क्या हो गया, क्योंकि सियासत जो है घंटों का खेल है। यहाँ जो कुछ होता है घंटों में होता है और वो घंटे अक्टूबर में आपको सुनने को मिलेंगे। उससे पहले अंदर से निकल भी नहीं पाएंगे वो खबरें। अभी तक एस्ट्रोलॉजर्स पॉलिटिकल भविष्यवाणियां कर रहे थे, आज पॉलिटिकल जर्नलिस्ट ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। तो आप देखते रहिएगा तमन्ना टॉकीज और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.